नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए, अगर आप भी बिहार दरोगा मद्य निषेध और मुख्य परीक्षा 1799 की तैयारी में लगे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। एनसीईआरटी का ये साइंस का चौथा वीडियो होने वाला है। अगर आपने प्रारंभ में मुझसे एनसीईआरटी पढ़ा है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तब भी यह ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि चीज़ें हुबहू नहीं हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए जो है मैंने क्वेश्चन का लेवल भी चेंज किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने पहले पढ़ा था तो भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फिर से ऐड किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप 78 पोस्ट वाले की तैयारी कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं फिर बता दूं, अगर आपको हमारे क्लासेस का पीडीएफ चाहिए दरोगा के लिए खास करके, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम से आपको ज्वाइन कर जाना है। टेलीग्राम पर आपको जानकारी दे दी गई है कि कैसे आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न जो होगा वो बिल्कुल एनसीईआरटी के होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी का, कोई मेल मिलावट नहीं इसमें, निछुक्का खांटी एनसीईआरटी। अगर आपको चेक करना है तो क्लास 9th और चैप्टर 4 आप जा करके चेक कर सकते हो। चलिए शुरू कर। पहला ही सवाल ध्यान रखिएगा, कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो देखिए, मैं अगर डाटा बताऊं एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का जो डाटा है वो आपको बताएगा 2000 गुना। ठीक है, लेकिन अगर इधर उधर आप इंटरनेट पर चेक करोगे तो आपको 1836 गुना बताएगा, लेकिन आपको अड़े रहना है 2000 पर। ठीक ना, आपको 2000 पर अड़े रहना है, क्योंकि डाटा एनसीईआरटी का है, इसलिए ये ज्यादा सटीक है। तो 2000 गुना आपको याद रखना है, बाकी 1836 गुना आपको इंटरनेट के माध्यम से जानकारी मिलेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप अड़े रहिएगा 2000 पर। चलिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, कभी अवोगाद्रो संख्या का वैल्यू पूछ देगा, कभी एक कूलाम्ब का जो आवेश है वो पूछ देगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। आपने प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन की सामना किया भी होगा, ऐसे प्रश्नों का सामना किया होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणे 10⁻³ केजी। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब अगर आप प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालेंगे तो इससे 2000 गुना आप कर सकते हो, तो इतना ध्यान रखें। चलिए अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विकल्प, तीसरा सवाल। आइए, परमाणु के सबसे भीतरी भाग में कौन होता है। इनमें से अगर देख कि परमाणु का सबसे भीतरी भाग, तो परमाणु के देखिए भीतरी भाग में होता है नाभिक, लेकिन नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपको विकल्प मिल रहा है प्रोटॉन का, तो बिल्कुल लगाएंगे प्रोटॉन। प्रश्न ऐसे ऐसे कराऊंगा, और जैसे ही आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे प्रश्न कराऊंगा कि आप कहोगे कि हाँ सर, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं और एग्जाम में तो आया। तो अब शुरू होता है वो तांडव प्रश्नों का। आ जाइए, थॉमसन के अनुसार, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, परमाणु क्या था। थॉमसन के परमाणु मॉडल में परमाणु को क्या बताया गया है, जो पॉइंट बताऊंगा एकदम ठीक उसी को कॉपी कर लेना है, लिख लेना है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु जो था वह धन आवेशित गोला था। जी हाँ, कौन था, धन आवेशित, ऋण आवेशित नहीं, खोखला नहीं, नाभिक युक्त संरचना नहीं, धन आवेशित गोला, ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। आइए, जे थॉमसन का जन्म कब हुआ था। जे थॉमसन की बात कह रहा है जन्म, तो जानते हैं आपकी 1857 की क्रांति से एक साल पहले, एक साल यानी कि 1856 ईस्वी याद रखना है, 18 दिसंबर
1856 जे थॉमसन का जन्म, एकदम याद हो जाएगा आपको। थॉमसन के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों होते हैं? थॉमसन का जो मॉडल था, परमाणु मॉडल, उसके अनुसार बताता है कि ये जो परमाणु है ये विद्युत रूप से उदासीन होगा। उदासीन होने का इसका कारण इन्होंने क्या बताया था? बहुत अच्छा है। अगर आ जाए इसको इस प्रश्न को कथन में तो थोड़ा दिक्कत करेगा, तो ध्यान रखिएगा। धन व ऋण आवेश बराबर होता है। धन आवेश भी बराबर होगा और ऋण आवेश भी बराबर होगा। पॉजिटिव और निगेटिव तो दोनों मिलकर ये उदासीन बन जाता है। तो हो जाएगा धन व ऋण आवेश बराबर होने के कारण। अभी धैर्य बनाइए, देखिए आगे जो प्रश्न आने वाले हैं ना, आपका दिमाग हिलाने वाला है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आपका दिमाग हिलाने वाला है। या तो आप छोड़ के भाग जाओगे प्रश्नों को कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं क्या, और कैसे प्रश्न आए हैं वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के प्रश्न आप देखेंगे एग्जाम में आपको कैसे मिले थे। चलिए, परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की? किसने बताया था कि परमाणु जो है यह उदासीन? तो बताया, अभी बताया ना कि धन व ऋण आवेश बराबर होता है, इसलिए ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये थॉमसन, जे थॉमसन के द्वारा ही ये बताया गया कि भैया परमाणु उदासीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या किसने की थी? थॉमसन ने। चलिए अब आते हैं हम 9वें प्रश्न। तो हो गया ये थॉमसन। ये प्रश्न अगर पूर्व में आप परिचित हैं तो इससे कर लेंगे इसको। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का चयन क्यों किया था? रदरफोर्ड जब नाभिक की खोज कर रहे थे तो इन्होंने सोने की पन्नी का चयन किया, गोल्डन फॉयल का चयन किया। ठीक है, सोना का जो पन्नी होता है उसका। तो ये इसलिए किया था क्योंकि इसको अत्यंत पतली परत बनाई जा सकती है। सोने की पन्नी की अत्यंत पतली परत बनाई जा सकती है, इसलिए सोने की पन्नी का इन्होंने चयन किया था। आगे हम लोग पूरा जानेंगे इसके बारे में क्या हुआ था। रदरफोर्ड का जन्म ये तो करा ही दिया, रदरफोर्ड का जन्म आपको बता ही दिया गया कि रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ। अच्छा, वो तो थॉमसन का जन्म मैं बताया था, रदरफोर्ड आपको देखना है। देखिए ये कंफ्यूजन एग्जाम में भी होता है। थॉमसन का जन्म आपको 18 दिसंबर 1856 बताया गया था, बट रदरफोर्ड कुछ समय बाद 1871, 30 अगस्त 1871 को ये पैदा हुए थे। तो ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड को भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और 1908 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 1908 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कर। हाँ, रदरफोर्ड प्रयोग के अनुसार परमाणु में धन आवेशित भाग कैसा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको करने में अब धीरे धीरे आप लोग होंगे बेचैन। तो ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड परमाणु का जो मॉडल था इसके अनुसार परमाणु में जो धन आवेशित भाग होता है यह बहुत कम आयतन में केंद्रित होता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, एकदम बहुत कम आयतन होगा इसका जो धनावेशित भाग होगा ना। और यही प्रश्न पूछा था बिहार दरोगा में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से कि बहुत इसका जो धन आवेशित भाग है वह अत्यधिक होता है तो इसी को आपको जानना था कि बहुत कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, धन आवेशित भाग बहुत कम आयतन में होता है। अभी लाऊंगा इस पर क्वेश्चन, आगे आपको मिलेगा, तो परेशान मत होइए। सारे पॉइंट्स को बस नोट करते जाइए कि धन आवेशित भाग बहुत कम आयतन में केंद्रित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया है कथन पर, खेला शुरू होगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। हमने पहले ही कराया है क्वेश्चंस, पहले अगर आपने देखे होंगे इसी में, तो देखिए यहाँ पर मैंने करा दिया है कि ये जो होता है वो धन आवेशित होता है परमाणु गोला। देखिए चौथा प्रश्न, धन आवेशित गोला बताया था ना चौथा का, वही प्रश्न बिल्कुल आपको कथन के रूप में मिल गया है कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। तो आप कहेंगे हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा था। तो कथन एक तो आपका सही है। कथन दो, इलेक्ट्रॉन इस धन आवेशित गोले के चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, चक्कर लगाने की खोज
थॉमसन के परमाणु मॉडल जब दिया था तो उसमें तो इसने नहीं किया था कि चक्कर लगाते, उसमें कहा था कि उसमें धसे होते हैं। जैसे तरबूज में तरबूज का बीज छोटा धसा नहीं होता है, वैसे इन्होंने बताया था चक्कर लगाते हैं। उस समय नहीं बताया था इन्होंने कि एक इलेक्ट्रॉन इस धन आवेशित गोले के चक्कर लगाते हैं। ये थॉमसन के परमाणु मॉडल में नहीं बताया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा हो जाएगा गलत, तो दूसरा जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि धसा बताया था, धसा हुआ, जैसे तरबूज में तरबूज का बीज धसा रहता है वैसे धसा हुआ बताया था। इसको जो धसा हुआ है इसको जो थॉमसन है इसने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल। याद रखिएगा, अगर पूछ दे प्लम पुडिंग मॉडल, मैं यहाँ पर अगर चाहे आप तो लिख दूं मैं कि देखिए इसको बताया था प्लम पुडिंग मॉडल। ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। प्लम पुडिंग मॉडल है ना, ये चीज आपको एनसीईआरटी से हट के मैं उपलब्ध करा दे रहा हूं, जो एनसीईआरटी में भी आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। चलिए, तो दूसरा तो कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन क्या है? धन एवं ऋण आवेश बराबर होने से परमाणु उदासीन होता है। तो आपको ये दोनों कथन तो मैं करा चुका पहले ही क्वेश्चन में कि भैया उदासीन होने का कारण क्या है, तो धन और ऋण आवेश बराबर, पहला भी करा चुका। तो 1 और 3 तो सही है। दूसरा का मैंने बताया कि चक्कर नहीं लगाता है, धसा होता है। तो देखिए अब इस प्रश्न को आप कितना आसानी से कर लिए कि आंसर होगा केवल 1 और 3 सही। यही प्रश्न अगर आप अभी नहीं 12 प्रश्न देखे होते तो ये प्रश्न आपको करने में पसीना छूट जाता, अगर अच्छे से नहीं पढ़े होते तो देख रहे हैं पावर एनसीईआरटी का, आप इजीली क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। तो केवल कथन 1 और 3 सही है। तो बस बने रहिए, आपको हीरा बना दूंगा, हीरा, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भी वही है, तो थोड़ा सा इस पर और आपको ध्यान रखना है। रदरफोर्ड के अल्फा कण, वो थॉमसन का था परमाणु मॉडल, ये रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है भाई, देखता हूं मैं। चलिए, विचार कुछ इस कदर करना है कि कथन 1 है, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकल गए थे। तो जी हाँ, रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली पन्नी पर बमबारी की अल्फा कणों की, तो ये देखा कि अधिकांश कण जो थे वह सीधा निकल गए छेद करके सोने की पन्नी को। ठीक है, पहला कथन सत्य है। इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित भी हुए, कुछ अल्फा कण क्या हुए, जैसे इन्होंने पहला तो देखा कि कुछ तो बहुत अधिक जो थे वो सीधा निकल गए, कुछ जो हैं वो टकरा करके थोड़े से ऐसे मुड़े हैं। तो ये भी कथन सही है कि कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यह विक्षेपित होता आपको दिख रहा होगा। तीसरा कह रहा है कि लगभग 12,000 में से एक अल्फा कण वापस भी लौट गए। देखिए फिर से मैं इसको कर दूं कि दो कंडीशन तो आपने देख लिया, एक तो सीधे निकल गए, एक टकरा करके थोड़ा सा मुड़े, और 12,000 कण में से एक कण जो है वो टकरा करके वापस भी आ गया। तो ये तीनों कथन सही है, और ये जब पढ़ेंगे आप एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि भाई अधिकांशतः निकल गए तो लौटेगा तो नहीं, तो आप 3 कथन को गलत कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा तीनों कथन सही हैं। तो कथन 1, कथन 2 और 3 सभी सही हैं। एकदम बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं। बहुत मजेदार प्रश्न है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, रदरफोर्ड के निष्कर्षों से संबंधित कथनों पर विचार करें। रदरफोर्ड के जो परमाणु था ये अल्फा कण वाला, इस पर आपको विचार करना है, और वो विचार क्या करना है, आपको कथन में 2 दूंगा, आपको बताना है कि क्या गलत है क्या सही है। परमाणु का अधिकांश भाग भरा होता है। अच्छा ये बताइए भैया, आप खुद ही बताइए, आप इतने तो ज्ञानी हैं कि चीजों को समझ पाए, तो ध्यान रखिएगा, ये मान के चलिए कि आपका परमाणु है, अगर भरा अधिकांश रहता तो जो बमबारी किया तो भरा रहता तो लौट जाता, ज्यादा टकरा के ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादा खाली है, इसलिए आपने देखा कि अधिकांश भाग निकल गए थे।
तो पहला कथन तो आप कहें कि हाँ सर खाली रहे, और यही प्रश्न पूछा था। ये 3 प्रश्नों से ये निकाला था क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के कथन निकाल करके दरोगा में पूछा था 1799 वाले में। ऐसे मत समझिए आप। तो ध्यान रखिए क्या हुआ था कि अधिकांश भाग खाली है तो निकल गया। यहां दे रहा है कि अधिकांश भाग जो है वो क्या है, अधिकांश भाग भरा होता है, तो कथन 1 गलत है। कथन दूसरा, परमाणु का धन आवेशित भाग बहुत छोटे आयतन में केंद्रित होता है, इसको मैं करा चुका, दूसरा कथन को मैं करा चुका कि हाँ बहुत छोटे भाग में ये केंद्रित हो जाता है, तो दूसरा तो सही है। तीसरा देखते हैं, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुणा बड़ी होती है। अच्छा, नाभिक की त्रिज्या अगर परमाणु की त्रिज्या से बड़ी कैसे हो सकती है? नाभिक की जो त्रिज्या है वह परमाणु की त्रिज्या से बड़ी नहीं होगी, बल्कि 10 के पावर 5 गुणा छोटी होगी। तो 3 भी गलत है, 1 भी गलत है। कथन केवल 2 यहाँ पर आपको सही होगा। तो यहाँ विकल्प डी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। आइए, मैं जान रहा हूं कि जो वन लाइनर जो रटते थे उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। तो एक बात पे ध्यान दीजिए, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो फिर दरोगा की तैयारी छोड़ दो मेरे भाई, नहीं निकलने वाला है आपसे। भले बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो समझने का प्रयत्न करिए, भागिए मत। और नहीं अगर लग रहा है कि हमसे ना हो पाएगा, तो फिर आप दरोगा की तैयारी छोड़ दो, आप कहीं प्राइवेट फैक्ट्री में देख लो अपना, क्योंकि अब नहीं मिलने वाली है ये दरोगा की नौकरी। ये डबल स्टार आपके कंधे पर अब नहीं आएगा। अगर आप समझने से भागोगे तब, भागना नहीं है मेरे भाई। देखो मैं एक बार फिर बता दूं, मार्केट में गोबर बेच दिया जा रहा है सोना कह के, एनसीईआरटी के नाम पर आपको कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है और आप पढ़ भी ले रहे हो। आज आपका मुकाबला हुआ है एनसीईआरटी से। अब आप खुद ही तय करिए कि एनसीईआरटी ऐसे कभी आपने पढ़ा था इस तरीके से कि एनसीईआरटी के नाम पर कुछ और आपको बेच दिया गया था, कुछ और बेच दिया गया होगा। तो इसलिए कह रहा हूं पाठशाला वित्त की भले आपको अभी छोटा प्लेटफॉर्म लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए छोटा प्लेटफॉर्म है, मैं भी मानता हूं, बट चीजें जो है ना वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को झुकाने के लायक है। इतना आपको प्योर और मजेदार कंटेंट दे रहा हूं कि बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो भी पाठशाला विद के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी मार्केट में देखा हूं, हमारे भी बहुत सारे मित्र जुड़े हैं बड़े बड़े संस्थान से, मझले संस्थान से, छोटे संस्थान से, तो वो खुद ही मुझे मैसेज करके बताते हैं कि भैया जो आप एनसीईआरटी दे रहे हैं वो एकदम लाइन बाय लाइन दे रहे हैं, यहां तक कि बॉक्स में से भी आप क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। ये वही चीज वही बच्चा समझेगा जो एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहा होगा। ठीक है, तो एकदम अगर दरोगा बनना है तो आप जुड़िए पाठशाला विद के से, आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। आ जाइए, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को टकराने के उपरांत क्या परिणाम पाया? टकरा तो दिया, तो देखा कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन हुआ। देखिएगा अल्फा कणों का क्या हुआ, ऐसे टकरा करके कुछ इधर गए, कुछ तो सीधा ही चले गए, कुछ लौट गए, तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली होता है, ये पता है आपको लाइन कि अधिकांश भाग खाली था, इसीलिए ज्यादातर निकल गया था अल्फा कण सीधा। तो कहेंगे ए ऑप्शन तो सर बिल्कुल सही है। अब आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन को आप करने लगेंगे। अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पतली पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो जी हाँ, जब खाली था तो अधिकांशतः निकल गए थे, कुछ जो थे वो विचलित हुए थे और 12,000 में एक वापस लौटा था। तो तीनों आपको कथन याद रखना है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन निकल गए हैं सोने की पतली पन्नी से बिना विक्षेपित हुए, अधिकांशतः निकल गए, ये भी सही है। परमाणु का धन आवेशित भाग बहुत कम आयतन में केंद्रित होता है। तीनों के तीनों कथन आप पहले से ही कर चुके हैं, तो हो जाएगा तीनों का तीनों सही है ना? बताइए मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा, भले आप पहले नहीं पढ़े हो, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एकदम मजा आ जाएगा। आइए, किसने 1911 परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था? परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो अभी तो बताया भैया
कि जो परमाणु का नाभिकीय मॉडल है यह रदरफोर्ड ने ऐसे टकरा करके किया, अल्फा कणों की बमबारी करके, तो होगा रदरफोर्ड, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, एक आध प्रश्न अगर गलत हो जाता है भूलवश तो क्षमा करिएगा और कमेंट करिएगा कि भैया ये प्रश्न गलत है। जैसे पिछले वीडियो में एक सवाल गलत था, साइंस का 9वां क्लास का 3रा चैप्टर और प्रश्न संख्या शायद 18 था, जिसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो था वो 8:3 बताया था, सॉरी, लेकिन वो 3:8 था। एक बच्चा ने मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद उस बच्चे का जो कम से कम इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते हैं। देखिए, आप कभी कभी जब पढ़ते हो ना किताब, तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा करो। हो सकता है गलती हो जाता है टाइपिंग करने में या बोलने में, है ना, माइंड है, कभी समझ में भी हो जाता है, तो उसको आप कमेंट करिएगा, पैनिक मत होइएगा, है ना। जब आपको 70, 100 प्रश्न, 200 प्रश्न कराया जाता है तो एक आध प्रश्न गलत होने की संभावना हो सकती है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि नगण्य, गलत जो हो वो नगण्य हो, फिर भी पता नहीं कैसे एक आध गलत हो ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सब में नहीं होता है, 2, 4, 5 वीडियो में एक आध क्वेश्चन आपको गलत निकलेगा, तो 8.3 की बजाय 3.8 ध्यान रखिएगा। आइए, हाँ, रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है विचार करना? परमाणु का केंद्र ऋण आवेशित होता है, नहीं नहीं नहीं, धन आवेशित, बताया गया है ना, धन आवेशित होता है, तो पहला कथन ही गलत है। आते हैं दूसरे कथन की ओर। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का कह रहा है कि जो पूरा द्रव्यमान है वो नाभिक में केंद्रित होता है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, संपूर्ण द्रव्यमान जो होगा वो नाभिक में केंद्रित होगा। तो कथन 2 सही, यानी कि बस इसमें 2 ही कथन है, तो कर दीजिए कि केवल 2 कथन सही है। आइए आइए अगले सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं। कह रहा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर लगाते हैं, तो जी हाँ, रदरफोर्ड का देखिए, जे थॉमसन का जो था उसमें क्या था कि धंसा हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड का जो आया तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये तो इन्होंने सही कहा, तो कथन 1 तो सही है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत बड़ा होता है। नाभिक का आकार, तो मैंने बताया ना कि नाभिक का आकार जो है वो परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, 10 के पावर 5 आपको अभी बताया था, तो 10 के पावर 5 ही बताया था, याद है, छोटा बताया था, भूल नहीं गए हैं। तो नाभिक आकार परमाणु के आकार की तुलना में जो होता है वो कैसे होगा, छोटा होगा। और कितना छोटा होगा, तो बता दिया था कि भैया 10 के पावर 5। अगर भूल गए तो रिकॉल कर लीजिए, अभी ही वो प्रश्न कराया हूं, तो ध्यान रखना है प्रश्नों को, जब जिस भी प्रश्न में कथन मैं कराऊं तो उन कथनों पर भाई विचार करिएगा, क्योंकि वही कथन से आपको प्रश्न जो है वो सीधा उठा लेगा। अगर कथन जो नहीं पढ़ेंगे तो कथन से प्रश्न उठाएगा, फिर गड़बड़ा जाएंगे। तो मैंने बताया था कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से बड़ी नहीं बल्कि छोटी होती है, बड़ी जो था वो गलत काट दिया था, तो नाभिक का आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो कथन यहां पर केवल और केवल 1 सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए, अच्छा, परमाणु अस्थाई होता है, ये भी जब आया था मॉडल तो इसमें कहा गया कि भाई अगर ये जो चक्कर लगाता है, अगर ये अस्थाई होता तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाता, चक्कर लगाते लगाते इसमें गिर जाता, लेकिन ये चक्कर लगाते लगाते इसमें गिरता नहीं है, नाभिक में नहीं गिरता है। ये स्थायी मॉडल है। ये स्थायी मॉडल पूछेगा, सीधा आपसे पूछेगा कि भैया परमाणु का स्थायी मॉडल भैया किसने दिया था, तो क्या बताने वाले हैं कि ये ना तो डाल्टन दे पाए थे और ना थॉमसन दे पाए थे, और रदरफोर्ड के मॉडल की ये कमी भी थी, बल्कि ये नील्स बोर, नाम आपने सुना होगा, नील्स बोर का ये सिद्धांत था, उसी का मॉडल था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोर होगा, ठीक है, अस्थायी मॉडल वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सी कमी थी, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अभी बता दिया कि भाई ये स्थायी का नहीं बता पाए थे, अगर नहीं बताते तो इसके अनुसार तो गिर जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन इसी में,
गिर जाना चाहिए था, चक्कर लगाते लगाते गोल गोल घूमते घूमते गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, गिर जाता। तो ये स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके थे रदरफोर्ड। तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये निल्स बोर ने किया था। चलिए, बोर के परमाणविक मॉडल के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। बोर का जो मॉडल है वो यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है यह कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, ये सही कहा था। दूसरा क्या है? इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण करते हैं? नहीं, अगर ऊर्जा का विकिरण करते तो ऊर्जा हो जाता है इनका समाप्त और ये फिर गिरते उसमें। तो इन्होंने कहा था कि स्थायी है, विकिरण ऊर्जा का नहीं होता है। तो कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। चलिए, निल्स बोर का जन्म कब हुआ था? तो आपको इसमें से 2 पता है। थॉमसन का जन्म 1856, रदरफोर्ड का जन्म 1871। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बच गया है, और जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी वर्ष 1885 में निल्स बोर का जन्म हुआ था। तो क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे चलेंगे तो प्रश्न आपको कुछ थोड़ा इजी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक आप जटिल प्रश्न से जूझ रहे थे, थोड़ी देर के बाद आपको इजी प्रश्न मिलना शुरू होगा। चलिए, निल्स बोर को परमाणु संरचना पर योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला कब? तो 1922 में मिला। ध्यान रखिएगा। आइए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणविक कण विद्यमान होता है? तो रदरफोर्ड के समय जो था वो प्रोटॉन था। न्यूट्रॉन की खोज तो बाद में हुई, चैडविक के द्वारा किया गया ना, तो वो हो जाएगा प्रोटॉन। और वैसे भी धनावेशित पूछ रहा होगा, तो धनावेशित तो आपका प्रोटॉन ही होगा, न्यूट्रॉन तो धनावेशित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। देखिए, व्याख्या भी दिया गया है, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। रदरफोर्ड ने यह खोज निकाला, जबकि न्यूट्रॉन 1932 में, और रदरफोर्ड ने 1911 में ही इसका मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन 1897 में खोज, प्रोटॉन 1917 से 1920 के बीच खोज कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा। आइए, चलिए, इनमें से कौन एक अनावेशित कण है तथा द्रव्यमान में प्रोटॉन के लगभग बराबर है? तो कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन जो है वो अनावेशित कण है ना, नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन। चलिए, 27वां, परमाणु का द्रव्यमान किसके द्वारा प्रकट किया जा सकता है? तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वह 2 चीजों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, अगर नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इनके योग से आप परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखती है, ठीक है। यह किस स्कीम या सिद्धांत से प्राप्त होता है? तो यह बोर-बरी योजना, बोर-बरी स्कीम से यह प्राप्त होता है। 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाला सीधा आंसर आ जाएगा। आपको बोर-बरी योजना लगा के निकल लेना है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं दौड़ाना है। आइए, 30वां प्रश्न। चलिए, जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भारी होती है उनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ये विचार करने वाला बच्चों को बहुत दुख देता है, लेकिन क्या करोगे, दरोगा भी तो बनना है ना। तो क्या क्या विचार करना है, ध्यान देते हैं। ऐसे तत्व रासायनिक रूप से कम सक्रिय होते हैं? तो बिल्कुल कम सक्रिय होंगे, क्योंकि भैया पूरा भरा है बाह्यतम कक्षा, ये सक्रिय कम रहेगा। और इसको निष्क्रिय गैस भी कह देते हैं। तो आप दोनों कथन सही है। भले ये देखने में लग रहा था बड़ा, बहुत ये हल्का हवा क्वेश्चन था। चलिए, निम्न में से किस तत्व के बाह्यतम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है? अच्छा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये भी ध्यान देना है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर होता पूछ दे कि किसमें होता है, तो जानते हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, लेकिन मैग्नीशियम में 1 नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा सही। न्यूक्लियन में किन कणों को शामिल किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन भी कहते हैं।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। चलिए, हाँ 35वां नहीं, अभी तो कहाँ गया यार। अच्छा 32वां के 33वां आएंगे। चलिए, आइए, परमाणु के द्रव्यमान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपका छूटेगा ही नहीं। भले आपको लग रहा होगा टफ, तो टफ लग रहा है तो लगे भाई, दरोगा भी तो बनना है आप ही को, है कि नहीं। आइए, परमाणु के द्रव्यमान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है देखते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। तो यह प्रश्न आपको पहले भी करा चुका हूं कि हाँ, नाभिक में ही केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान में नगण्य योगदान देते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के योगदान में बिल्कुल नगण्य योगदान देते हैं। तो जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। चलिए, इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है, पैरा हाइड्रोजन नहीं है। पैरा हाइड्रोजन नहीं है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, समस्थानिकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। समस्थानिकों के संबंध में जो निम्न कथन है उस पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक तो सही है, लेकिन भौतिक गुण भी यहाँ समान दे दिया है, लेकिन भौतिक गुण क्या होता है, अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा, समस्थानिकों के भौतिक गुण एक नहीं होता है, भौतिक गुण अलग होता है। तो कथन केवल एक सही हो जाएगा। क्या होगा, केवल एक सही। आइए, अब यहां से आपको सवाल मिलेगा बिल्कुल इजी। तो वन लाइनर है, तो अब इसको फटाफट स्पीड में कराता हूं मैं। परमाणु के केंद्र नाभिक की खोज किसने की। तो नाभिक की खोज आपको बता दिया गया है, किसने, तो रदरफोर्ड ने, है ना। सोने की पन्नी पर टकराया था, याद होगा आपको। किस वैज्ञानिक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो थॉमसन ने नहीं बताया था, थॉमसन ने बताया था कि धंसा हुआ है। रदरफोर्ड ने बताया था कि घूमता है। और लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था ऊर्जा विकिरण वाला, नहीं तो वो गिर जाता इलेक्ट्रॉन इसी में। ध्यान रखिएगा। यह किसने बताया कि यदि परमाणु की वहतम कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर हो जाता है और कम क्रियाशील हो जाता है। जो अभी अक्रिय गैस वाला मैं बता रहा था, तो ये नील्स बोर ने बताया था। किसने बताया था, नील्स बोर ने। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आइए 39वां प्रश्न। परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, इसका पता किसने लगाया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो ये तरबूज में बताया था बीज। इलेक्ट्रॉन बताया था कि वो धंसा हुआ है, तो कौन बताया था, वो थॉमसन बताया था। लेकिन अगर पूछे कि चक्कर लगाने वाली बात, तो रदरफोर्ड। यहां चक्कर लगाने की बात नहीं की गई है, तो इसलिए थॉमसन होगा। कैनाल रे की खोज किसने की थी। कैनाल रे की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी। जी हाँ, कैनाल रे की गोल्डस्टीन ने खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखिए, कैनाल रे। गोल्डस्टीन की कैनाल रे की खोज कब हुई थी, तो 1886 में। ध्यान रखिएगा, कब हुई थी, 1886 में। आइए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज भी गोल्डस्टीन। यही कैनाल रे ही प्रोटॉन बन गया ना, कैनाल रे ही प्रोटॉन बन गया, तो प्रोटॉन की खोज भी गोल्डस्टीन नहीं की थी। कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी मिल जाता है, बाकी ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी का डाटा है वो आपको बता रहा है गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन आपको ध्यान रखना है। आइए, इलेक्ट्रॉन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो ई निगेटिव है ना, ई निगेटिव। बड़ा ई नहीं, ध्यान रखिएगा, छोटा ई निगेटिव है। चलिए 44वां, इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश तो अभी बता दिया, आवेश क्या बता दिया अभी, निगेटिव बता दिया ना, तो निगेटिव -1 कर दीजिए। चलिए, परमाणु की संरचना का पहला मॉडल किसने दिया था। परमाणु संरचना का पहला मॉडल तो अभी बताया कि भैया इन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन धंसा होता है, जे थॉमसन ने। इस भी आपको कमेंट करना है, इस भी आपको कमेंट करना है कि कब दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को नोबेल मिल गया। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को नोबेल मिल गया, और ये 1906 में मिला। किस वर्ष, 1906 में मिला। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज के लिए किस धातु का प्रयोग किया था। हलवा प्रश्न है, बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, किस चीज की पन्नी थी, आपको कमेंट करना है। चलिए, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी, तो सोना हो जाएगा आंसर। सोने की पन्नी पर किस कण की बौछार की, तो अल्फा कण, अल्फा 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 प्रकीर्णन कराया था ना। नाभिकीय भौतिकी का जनक
किसे कहा जाता है नाभिकीय भौतिकी का जनक? तो रदरफोर्ड को कह देंगे। अभी इतना रदरफोर्ड का नाभिक वाला हम लोग प्रयोग देख लिए हैं कि नींद में भी हम लोग बता सकते हैं, नहीं? चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने कब की थी? तो मैं बता चुका हूं 1932 में जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन जो होगा यह हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है, आवारा कह देते हैं हाइड्रोजन को, जान लीजिए। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, बाहरी कक्षा में अधिकतम होगा 8, इससे अधिक नहीं होगा। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु संख्या बराबर होता है कुल प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन है वही परमाणु संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या यही है परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या को Z, जी हाँ, परमाणु संख्या को किससे? Z से हम लोग इसको दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा। Z ऑप्शन में नहीं है क्या? Z, हाँ है, C ऑप्शन में Z है। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होगी वो 6 हो जाएगी, ध्यान रखना है। चलिए आगे, परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए, परमाणु संख्या अगर पूछा आपसे, अभी आपसे पूछा परमाणु संख्या तो बताएंगे प्रोटॉन की संख्या, लेकिन परमाणु द्रव्यमान पूछे तो उसमें न्यूट्रॉन को भी ऐड कर लीजिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 56 का हो जाएगा क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है समस्थानिक में, यानी कि इसको छोटा कर दो, अंग्रेजी वाले नाराज हो जाएंगे कि अंग्रेजी वाला छिपा के रखते हैं। आइए, समस्थानिक में समान परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या अलग। परमाणु संख्या समान, यानी कि प्रोटॉन जो होगा वह समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होगा वो अलग हो जाएगा। तो तब द्रव्यमान अलग हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका समस्थानिक, जिसमें परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग, यानी कि बी विकल्प सही। चलिए, क्लोरीन के कितने समस्थानिक? तो 2 गो, कै गो? 2 गो, तो ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के कै गो? तो 3 गो, बताए ना। चलिए, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ईंधन के रूप में तो यूरेनियम जानते ही हैं, ये तो पूछने की बात है क्या? कैंसर के उपचार के लिए तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है ना, कोबाल्ट के समस्थानिक का, तो कैंसर में हो जाएगा कोबाल्ट। घेंघा रोग में, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है, तो आयोडीन के समस्थानिक, तो 61 के सी, बी आयोडीन। समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक, इसका भार समान होगा, भार समान होगा समस्थानिक के उल्टा, यानी कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान था, तो यहां परमाणु संख्या भिन्न हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगा, उसका उल्टा होगा, तो भिन्न परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, ये हो जाएगा समभारिक। किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है? अब आप इसको इजिली कर लोगे कि भैया रदरफोर्ड ने टकराया था और यही तो ये किया था नाभिक वाला काम, तो क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। चलिए, द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है? तो द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो कहेंगे इसमें तो है ही नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और आप गलत कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा आपका क्या? कि न्यूक्लियन। चलिए, 64 हो गया, आइए 65। मैग्नीशियम के वाह्यतम कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम, एकदम रट लीजिए, एल्युमिनियम के वाह्यतम कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बहुत बढ़िया सवाल है, ये पूछ सकता है, आएगा एग्जाम में, पहले भी करा ही चुका हूं, ठीक है, 7 हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए, अगला है 68वां। नील्स बोर को परमाणु संरचना पर कार्य के लिए भी नोबेल दे दिया गया, और ये पहले भी करा चुका, 1922 बताया था ना, भूल गए? जे थॉमसन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मैनचेस्टर में। कहाँ हुआ था? मैनचेस्टर में, तो ध्यान रखिएगा सी। परमाणु में नाभिक की खोज के लिए किस वैज्ञानिक ने अल्फा कण को, तो ये तो अब आप नींद में भी बता देंगे, कहेंगे ये तो रदरफोर्ड ने किया था सर, अल्फा कण को टकराया था, बहुत से कण निकल गए थे, कुछ विक्षेपित हुए थे और 12,000 में से एक वापस लौटा था, एकदम आपको पूरा कंठस्थ करा दिया हूं। चलिए, बस ये लास्ट ही पेज है,
रदरफोर्ड को नाभिक की खोज के लिए नोबेल मिला था 1908 में, ये भी तो करा ही दिया गया है, दोबारा रिपीट हो गया है। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी रिपीट हो गया रदरफोर्ड ने। धसा हुआ पूछे तो तरबूज में धसा हुआ, तो ये बताएंगे थॉमसन। न्यूक्लियन तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी करा दिया गया है। समस्थानिक में कौन सा कथन गलत है? समस्थानिक में क्या बताया था? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान भिन्न। तो ध्यान रखिएगा समस्थानिक के बारे में जो कह रहा है, समस्थानिकों के भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं। भौतिक गुण क्या होंगे? अलग होंगे, भौतिक गुण समान नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा समस्थानिकों के गलत है, यानी कि भौतिक गुण इसमें दिया है समान, लेकिन भौतिक गुण जो है वो अलग होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। समस्थानिक की परमाणु संख्या समान, ये सही है। समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान, ये भी सही है। समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग, ये भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। आइए आखिरी सवाल है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल रे बाबू, और न्यूट्रल में कुछ ना पॉजिटिव ना निगेटिव, यानी कि उदासीन, और हो जाएगा 0। 75 सवाल, जी हाँ 75 सवाल 40 मिनट में एकदम एनसीईआरटी से खींच के लाया और आप पर फेंक दिया। अब आप इसको संभालिए, अगर संभाल पाते हैं तो एग्जाम में आप मुस्कुराएंगे, अगर नहीं संभाल पाते हैं तो एग्जाम में आप माथा पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इतने चीजों को आप तक उपलब्ध कराया और मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए पाठशाला विद केके से, और अपने दोस्त मित्र भाई बहन जो भी हैं सबको जोड़िए कि भैया वहां बहुत अच्छा बताया जा रहा है, एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, वहां आपको फायदा निश्चित होगा। तो चलिए फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।